एयरपोर्ट को अजीब सी जगह क्यों बनाया जाता है? क्योंकि और कोई जगह ही नहीं होती है। ये एयर रेसर्स के लिए लॉन्च पैड्स हो सकते हैं, थ्रिल्स के दीवानों के लिए टूरिस्ट अट्रैक्शन हो सकते हैं, ये हैरान कर देने वाली लोकेशंस हैं, ये हिम्मत की बेमिसाल कहानियां हैं। अब आप भी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम आपको ले जाने वाले हैं दुनिया के 10 मोस्ट एक्सट्रीम एयरपोर्ट्स पर। नंबर 10 पर हम कैरेबियन में हैं। आप जेट्स के इतने पास और किसी एयरपोर्ट पर नहीं हो सकते। यह है सेंट मार्टिन आइलैंड पर बना द प्रिंसेस जुलियाना एयरपोर्ट। यहाँ प्लेन सिर से सिर्फ 40 फुट ऊपर से गुजरते हैं। अब इससे ज्यादा पास और क्या हो सकता है? जाहिर है यहाँ की लैंडिंग भी खास होती होगी, इसीलिए सेंट मार्टिन माहो बीच पर सन बेरिंग एक स्पेक्टेटर स्पॉट बन चुकी है। जब प्लेन्स आते हैं और बीच पर मौजूद लोगों के ऊपर से उनके सिरों के पास से गुजरते हैं तो अजीब सी फीलिंग होती है, जैसे कि आप बेदिंग सूट पहनकर JFK के रनवे के एंड में खड़े हैं। सेंट मार्टिन पर इतनी कम फ्लैट लैंड है कि उसे एक लंबा चौड़ा एयरपोर्ट बनाने के लिए वेस्ट नहीं किया जा सकता, और ये स्पेस की कमी पूरे कैरेबियन की प्रॉब्लम है। टाइनी सबा एयरपोर्ट में दुनिया की सबसे छोटी कमर्शियल लैंडिंग स्ट्रिप है। सेंट बार्ट्स में प्लेन को एक सड़क को लगभग छूते हुए लैंड होना पड़ता है। अगर रनवे पर रुकना हो तो बहुत आगे जाकर उतरा वो। लेकिन प्रिंसेस जुलियाना की बात ही कुछ और है। ये एक फुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो बीच का ही एक हिस्सा लगता है। आपके सामने खूबसूरत अज़ूर सी होता है, वो शानदार आइलैंड होता है, बहुत सारी हरियाली होती है और आपको बहुत ध्यान से प्लेन को इस रनवे पर उतारना होता है, जो आपको ऊपर से ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई पोस्टेज स्टैंप हो। लैंडिंग्स बहुत ही पास से होती हैं, सिर्फ 40 फुट, और टेक ऑफ उसका तो क्या कहना। जेट इंजन्स फेंस से सिर्फ 200 फुट की दूरी पर स्टार्ट होते हैं। (38 डिग्री एयर और एग्जॉस्ट गैस की एक वेव बीच को 160 किलोमीटर पर आवर से हिट करती है, यानी कि एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म जितनी स्पीड। कुछ अनजान हॉलिडे मेकर्स अपने आप उड़कर पानी में पहुंच जाते हैं। यहाँ हम एक 747 की बात कर रहे हैं जिसका हर इंजन 50,000 पाउंड का थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। पर कुछ हॉलिडे मेकर्स इन इंजन्स को ललकारने से भी बाज नहीं आते। आज देखते हैं किसमें कितना दम है। प्रिंसेस जुलियाना एयरपोर्ट ने एक यूनिक, डेंजरस, एक्सट्रीम स्पॉट को जन्म दिया है, जो है फेंट सर्फिंग। कुछ टिक पाते हैं, बाकी उड़ जाते हैं। लेकिन प्रिंसेस जुलियाना एयरपोर्ट को कोई नहीं भूल पाता है, चाहे आप प्लेन में हो या उसके 40 फुट नीचे। नंबर 9 पर है दुनिया में सबसे नीचे और सबसे दूर बना एयरपोर्ट। ये है मैकमर्डो साउंड सी आइस रनवे, वो एयरपोर्ट जो साउथ पोल के लिए बना है। वो इतना दूर है, वहाँ इतनी ठंड होती है कि लगता है आप किसी और प्लेनेट पर हैं। इस रनवे को हर साल शुरू से बनाया जाता है। ये बहुत ही हार्ड और क्रूल एनवायरनमेंट है। 77 डिग्री साउथ पोल से लगभग 1287 किलोमीटर दूर। अगर आपकी मंजिल साउथ पोल है तो आपको इसी एयरपोर्ट पर उतरना होगा। जब दरवाजा खुलता है और आप बाहर जाते हैं और देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि ये न्यूयॉर्क नहीं है, ये LA नहीं है, ये अंटार्कटिका है। वहाँ बड़े बड़े वॉल्केनोज हैं, चारों तरफ पहाड़ हैं और हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। ये बिल्कुल अलग दुनिया है। जॉन कसानो एक एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट हैं और पोल्स को स्टडी करना इनके काम का एक अहम हिस्सा है। इन्हें अंटार्कटिका के वेदर और क्लाइमेट के सर्वे के लिए यहाँ आना पड़ता है। ये यहाँ पर 20 साल से आ रहे हैं।
रनवे के बिना काम कर पाना नामुमकिन है। ये उन 1200 लोगों में से एक हैं जो किसी एक वक्त पर मैकमर्डो साइंटिफिक स्टेशन पर रहते हैं और काम करते हैं। ये यूनाइटेड स्टेट्स के लिए मेन एंटार्कटिक बेस है। ये दुनिया की सबसे बेरहम जगह पर बना एक हाई वैल्यू क्रिटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। गर्मियों के दौरान फूड और इक्विपमेंट बोट के जरिए लाया जाता है, जब तक कि मौसम करवट नहीं बदल लेता। फिर समुद्र का पानी जमने लगता है। स्प्रिंग की शुरुआत तक बेस खुले पानी से 105 किलोमीटर की दूरी पर होता है। अब यहां से आने जाने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, प्लेन। उसके लिए एक रनवे बनाया जाता है। पिछले 30 सालों से इस एयरपोर्ट को खुला रखना डेविड ब्रेजनेहन का काम है। एक यूनिक बात यह है कि इस रनवे को 8 फुट मोटी नेचुरल सी आइस पर बनाया जाता है। डेविड और इनकी टीम हर साल नई जमी सी आइस की एक रफ फील्ड की सूरत बदलते हैं। इन्हें एक 10,000 फुट लंबी स्ट्रिप बनानी होती है, जो इतनी मजबूत हो कि पूरी तरह से लोडेड प्लेन के वजन को झेल सके। इसमें कोई गड़बड़ या गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां उतरने वाले प्लेन्स बहुत ज्यादा भारी होते हैं। उस आइस को एक 200 टन के फुली लोडेड कैरियर का वजन संभालना होता है। मैं प्लेन में बैठा यही सोच रहा था कि कौन उतारेगा इस सी आइस पर प्लेन को। इट्स क्रेजी। इसके नीचे 2600 फुट गहरा पानी है। अगर आइस में दरार आई तो समझो जान गई। लैंडिंग तो खतरनाक होती ही है, पर सी आइस रनवे तक पहुंचना भी कोई बच्चों का खेल नहीं है। साउथ पोल पर मौजूद साइंटिस्ट अपनी सप्लाईज के लिए इन प्लेन्स पर डिपेंड करते हैं, पर ये एंटार्क्टिका है। यहाँ पर मौसम को बदलते देर नहीं लगती और तूफान के सताए को हर तरफ सफेद ही सफेद नजर आता है। आप देख नहीं पाते कि होराइजन कहाँ पर है। मालूम नहीं चलता कि ऊपर क्या है या नीचे क्या है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आप कहाँ हैं। इट्स लाइक यू फ्लोटिंग इन स्पेस। मौसम खराब होने पर प्लेन्स को लैंड करना बेहद खतरनाक होता है। ऐसे में उन्हें लगभग 3218 किलोमीटर दूर वहीं वापस भेज दिया जाता है जहाँ से वो आते हैं। इसे बूमरंग कहते हैं। मैकमुर्डो से सबसे पास का रनवे वही है जहां से आप टेक ऑफ लेते हैं, न्यूजीलैंड में। सी आइस रनवे दुनिया के सबसे रिमोट एयरपोर्ट्स में से एक है। आगे देखिए, नेपाल के पहाड़ों में तराशा गया एक ऐसा ऊबड़ खाबड़ रनवे जिस पर हर लैंडिंग मौत को दस्तक देती है। हमने साउथ पोल का वो रनवे देखा जिसे हर साल बनाना पड़ता है। नंबर 8 पर हम जाएंगे बर्फ से बजरी के रनवे पर, जहां होती हैं रफेस्ट लैंडिंग्स। शायद आपको यकीन न हो, पर यह कमर्शियल एयरपोर्ट है। तालचा इनमुगु, नेपाल। बिल्कुल अलग थलग सा एयरपोर्ट। यहाँ पहाड़ के एक हिस्से को तराश कर बनाया गया है एक बजरी वाला रनवे और लकड़ी का एक कंट्रोल टावर, और ये है एक कॉल साइन TAL, तालचा एयरपोर्ट। आप कहीं वीराने में जाकर एक एयरफील्ड बनाते हैं, ग्रेवल रनवे, रफ टेरेन, उसका पूरा सिस्टम ही अलग होता है। पहाड़ी इलाका, ज्यादा ऊंचाई और तेजी से बदलता हुआ मौसम नेपाल को प्लेन्स के लिए एक खतरनाक देश बना देते हैं। कैपिटल काठमांडू से 370 किलोमीटर की दूरी पर है तालचा, जो देश के सबसे एक्सट्रीम एयरपोर्ट्स में से एक है। ये गांव नेपाल के वेस्ट में 8,900 फुट की ऊंचाई पर है। यहाँ से सबसे पास के कस्बे तक पहुँचने के लिए कच्चे रास्ते पर 112 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, जिसमें 5 दिन लग जाते हैं। जब 2003 में ये एयरपोर्ट बना तो ये किसी तोहफे से कम नहीं था, लेकिन जो पायलट्स यहाँ उड़ान भरते हैं
वो इसकी हालत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। जब मैंने यहाँ आना शुरू किया तब मैं बहुत डरता था। इन एक्सपीरियंस पायलट्स को इस एयरपोर्ट पर आने की इजाजत नहीं है। सुबह के 8 बजे हैं। भीम दत्ता पंत तालचा के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हैं। गुड मॉर्निंग सर, यहाँ हमें एक एयरप्लेन की जरूरत है। जब से ये एयरपोर्ट खुला है ये यहाँ तभी से काम कर रहे हैं। हाँ सर, इमरजेंसी है। इनके बिना यहाँ कोई प्लेन लैंड नहीं कर सकता। और आज मामला और दिनों से ज्यादा सीरियस है। एक लोकल आदमी को एक स्ट्रेचर पर एयरपोर्ट लाया गया है। ये बुरी तरह घायल है और इसे इलाज की जरूरत है। एयरपोर्ट तक लाने में इसे 2 घंटे लगे हैं। उम्मीद अब एक ही है, इसे प्लेन से हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भीम एयरलाइंस को एक अर्जेंट कॉल करते हैं। अगले प्लेन ने 160 किलोमीटर की दूरी पर उड़ान भरी है। तालचा में फैमिली बेताबी से इंतजार कर रही है। दो घंटे हो चुके हैं और प्लेन अब नजर आया है। अब इसे उस पर उतरना है जो लैंडस्केप पर एक निशान सा है। पायलट को गाइड करने के लिए सिर्फ 4 रेड फ्लैग्स हैं और ये एक सिंपल सा व्हाइट एरो है। पायलट को अब अपना प्लेन छोटे बजरी वाले रनवे पर उतारना होगा। और बजरी पर लैंड करना आसान नहीं होता। जो गांव का रास्ता है वो रनवे के साथ इंटरसेक्ट करता है, इसलिए उस पर बहुत सारे गड्ढे हैं, पत्थर हैं, तो इस एयरपोर्ट पर लैंडिंग करना कोई आसान काम नहीं है, बिल्कुल नहीं। तालचा एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए सबसे बड़ा खतरा ये एयरपोर्ट खुद है। यहाँ कुछ भी हो सकता है। 3 साल पहले इस प्लेन में लैंड होते वक्त एक गड़बड़ हो गई थी। ये बजरी में गड़ गया था और लैंडिंग गियर के परखच्चे उड़ गए थे। रनवे के पास पड़ा वो टूटा हुआ प्लेन याद दिलाता है कि यहाँ क्या हो सकता है। अगर ये प्लेन सही ढंग से लैंड नहीं हुआ तो जख्मी आदमी यहीं फंसा रह जाएगा। प्लेन की जमीन को छूने पर पायलट को रफ सरफेस के बावजूद उसे रोकना होगा। इस रनवे की दूसरी तरफ एक बड़ी खाई है, तो अगर ये एयरक्राफ्ट रनवे पर नहीं रुका, आप सोच सकते हैं कि उसका क्या अंजाम होगा। प्लेन बिल्कुल सही सलामत जमीन पर उतर आया। अब इन लोगों को अपना काम जल्दी करना होगा। जख्मी आदमी को प्लेन में चढ़ा दिया गया है और अगले 20 मिनट में वो फिर से हवा में है। मरीज को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। एयर इवैक्यूएशन कामयाब रही। एक पहाड़ पर बना एक लकड़ी का कंट्रोल रूम और एक ऊबड़ खाबड़ रनवे। ये है तालचा एयरपोर्ट। नंबर 7 पर है वेट और वाइल्ड लेकहुड, अलास्का। इस आखिरी फ्रंटियर स्टेट की जीवन रेखा। देखा जाए तो अलास्का एविएशन की वजह से ही एग्जिस्ट करता है। एक ऐसा एयरपोर्ट जिस पर कुदरत राज करती है। आपके पास ये जानने का कोई तरीका नहीं होता कि सरफेस कंडीशंस कैसी हैं। ये है लेकहुड, एक इतना एक्सट्रीम एयरपोर्ट जिसका रनवे पानी का बना है। लेकहुड एंकरेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास है। यहाँ 500 सी प्लेन्स हैं। इनके ओनर्स पार्किंग के लिए हर महीने $105 देते हैं। यहाँ हर साल 30,000 फ्लाइट्स लैंड करती हैं और दिन में 90 टेक ऑफ्स होते हैं। ये दुनिया का सबसे बिजी सी प्लेन बेस है।
खासतौर पर जब आप पानी पर लैंड करते हैं तो आप कंट्रोल्ड कंडीशंस में लैंड नहीं करते, वो नॉर्मल लैंडिंग नहीं होती। जब रनवे ना हो तो पानी आपकी लैंडिंग स्ट्रिप हो सकता है, लेकिन कभी कभी पानी धोखा भी दे जाता है। एक पॉइंट के बाद मैंने गिनना बंद कर दिया। इतने ज्यादा एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स हो रहे थे लेक हुड में, क्योंकि ये है अलास्कन बुश फ्लाइंग। तमाम खतरों के बावजूद लेक हुड का खुला रहना जरूरी होता है। यहाँ अलास्का के जंगलों में जितनी भी फैमिलीज रहती हैं, उनके पास एंकरेज शहर तक पहुँचने का सिर्फ यही एक जरिया है। इनके पास ना तो रोड्स हैं और ना ही रनवेज। इनको रिवर्स या लेक्स पर ही टेक ऑफ और लैंड करना पड़ता है। अलास्का की 80% कम्युनिटीज के पास सड़कें नहीं हैं। कहने का मतलब है कि वो बाहर की दुनिया से एविएशन की वजह से ही जुड़े हैं। लेकिन विंटर्स में खुला पानी भी नसीब नहीं होता। जैसे जैसे टेम्परेचर गिरता है, लेक हुड में बर्फ जमने लगती है। एयरपोर्ट बंद हो जाता है, सारा एयर ट्रैफिक रुक जाता है, बाहरी दुनिया से रिश्ता टूट जाता है। लेक के बदलने के साथ ही एयरक्राफ्ट्स भी बदल जाते हैं। अब एयरप्लेन्स को स्विम नहीं करना पड़ेगा, अब वो स्की करेंगे। जब तक आइस सेट नहीं हो जाती है, ये एयरपोर्ट को रीओपन नहीं कर सकते। पायलट माइकल लॉकलिन को आइस टेस्ट करनी होगी। एक लोकल एयरलाइन रीगल एयर के ओनर ये चाहते हैं कि इनके प्लेन्स आसमान में उड़े, पर यहाँ सेफ्टी सबसे बड़ा इशू है। हर साल कोई ना कोई जल्दबाजी कर जाता है और आइस के अच्छे से सेट होने से पहले फ्लाई करने की कोशिश करता है। ऐसे में वो आइस के अंदर गिर जाते हैं। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। पहला स्टेप, आइस की थिकनेस को मॉनिटर करने के लिए उसे ड्रिल करना। आइस को चेक करने के बाद भी लैंडिंग से पहले अच्छे से सोच लेना जरूरी होता है। भारी प्लेन के वजन से आइस टूट सकती है, जो प्लेन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आइस पर लैंड करना पानी पर लैंड करने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। आपके पास ये जानने का कोई तरीका नहीं होता कि सरफेस कंडीशंस कैसी हैं। पायलट बस अंदाजा ही लगा सकता है कि वो कैसी होगी। जमे हुए लेक पर कोई लैंडिंग मार्किंग्स नहीं होती है। सारा काम पायलट की स्किल और जजमेंट पे होता है। बहुत ध्यान से देखना होता है कि आइस कहीं पतली तो नहीं है या पानी तो नहीं निकल रहा है। यहाँ पर अंटार्कटिका की तरह बर्फ की 8 फुट मोटी परत कभी नहीं होती। अगर आइस पतली होगी तो आप अंदर धंस जाएंगे। आइस पर लैंडिंग्स की वजह से लेक हुड खुला रहता है। एयरपोर्ट बेरहम सर्दी में भी काम करता रहता है और दूर दराज की कम्युनिटीज तक हवा के जरिए पहुंचता रहता है हर तरह का जरूरी सामान। नंबर 6 पर वर्ल्ड्स फास्ट फ्लाइंग प्लेन्स अबू धाबी में। साल के 363 दिन ये एक कार्गो पोर्ट होता है, लेकिन वीकेंड पर यहाँ कुछ और ही होता है। ये शहर रेडबुल एयर रेस के शोर से गूंज उठता है। ये बहुत ही कमाल का चैलेंज होता है, इनक्रेडिबल। ये दुनिया की फास्टेस्ट मोटर स्पॉट है। प्लेन्स 370 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को टच करते हुए 5 इन्फ्लेटेबल गेट्स के बीच से निकलते हैं और सबसे तेज वाला जीत जाता है। एक रोलर कोस्टर, वो भी हवा में। अबू धाबी सीजन के ओपनिंग राउंड को होस्ट करता है, यहाँ मीना सायाद पोर्ट पर साल के ज्यादातर हिस्से में ये एक शिपिंग पोर्ट होता है जो हर साल 9 लाख टन कार्गो को हैंडल करता है और फिर 48 घंटों के अंदर ये बदल जाता है एक चैंपियनशिप एयरपोर्ट में।
बहुत सारे लोगों की कड़ी मेहनत की वजह से मैजिकली अपीयर होता है एक रेस एयरपोर्ट। 10 कंट्रीज से आए 12 पायलट और 50 लोगों का सपोर्ट क्रू हाईटेक पिट लेन पर काम करता है। 340 हॉर्स पावर इंजिन्स को चेक और रेस के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर किया जाता है। अमेरिकन माइकल गुलियन 6 साल से यहाँ आ रहे हैं। रेड बुल एयर रेस के लिए बना ये एयरपोर्ट बाकी एयरपोर्ट से काफी अलग होता है, क्योंकि हम लोग इसे तैयार करते हैं वर्ल्ड क्लास एविएशन रेस के लिए बस 1 हफ्ते में। इन स्पेशलाइज्ड एरोबेटिक प्लेन्स को हवा में उड़ाना आसान नहीं होता। आखिर ये डॉक साइट है, रनवे नहीं। टेक ऑफ के लिए बहुत छोटी जगह होती है, जिसमें एक तरफ फेंस लगा है और दूसरी तरफ है ओशियन। पर ये पॉकेट रॉकेट्स सिर्फ 240 मीटर में उड़ान भर सकते हैं। हमें एयरपोर्ट से ज्यादा फ्लाई करने का शौक होता है, तो वो ये कर सकते हैं। प्लेन 70 रेवोल्यूशंस पर मिनट तक बैरल रोल कर सकते हैं। ये इस 5 किलोमीटर कोर्स को 100 सेकंड से भी कम में पूरा करते हैं। इन्हें देखकर लगता है कि इंसान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। ये 12 Gs तक को झेलते हैं। इतनी ज्यादा फोर्स में ज्यादातर लोग बेहोश हो जाते हैं। इस रेस में हम अपनी ह्यूमन एबिलिटी को एज तक ले जाते हैं ताकि हम इतना जी फोर्स झेल सकें, और साथ ही हमें प्लेन को भी कंट्रोल करना होता है। ये एयरपोर्ट न प्रिजनर्स को पहुंचाता है न पैसेंजर्स को। न यहाँ कोई बोइंग है न ही एयरबस, क्योंकि वो इसे 0 से बनाते हैं सिर्फ रेस के लिए। आगे देखिए एक आइलैंड एयरपोर्ट जो हर टाइड के साथ गायब हो जाता है। एयरपोर्ट के लिए बने रेस रनवे के बाद नंबर 5 पर है मडियरा के अटलांटिक आइलैंड पर बना सबसे हवादार एयरपोर्ट। पूरी दुनिया में ऐसे कुछ एयरपोर्ट्स हैं जहां बहुत ज्यादा हवा चलती है। किसी भी पायलट के लिए सबसे मुश्किल चीज होती है क्रॉस विंड लैंडिंग। हवाएं लिटरली प्लेन्स को रनवे से दूर उड़ा सकती हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा डर लगता है। पायलट्स को प्लेन को सेफली उतारने के लिए कुदरत से मुकाबला करना पड़ता है। हवा न हो तो लैंडिंग बहुत आराम से हो सकती है, पर यहाँ तेज हवा सारा खेल बिगाड़ देती है। कई बार तो हवा हद ही कर देती है। लेकिन ऐसी सनशाइन डेस्टिनेशन आपने और कहीं नहीं देखी होगी। फुनचाल एयरपोर्ट। ये अफ्रीका की कोस्ट से लगभग 560 किलोमीटर दूर मडियरा नाम के आइलैंड के एज पर है। यहाँ के रनवे पर लगभग 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से समुद्री हवाएं चलती हैं। ये हवाएं पलट सकती हैं एक 18 पहियों वाले ट्रक को। बीच में आए झोंके हवा की स्पीड को और बढ़ा सकते हैं। ऐसी हवाओं में हर लैंडिंग पर शक के बादल मंडराते रहते हैं। फुनचाल एयरपोर्ट्स के लिए बनी ऑपरेटिंग लिमिट्स के एज पर है। जैसे ही हवाएं 30 नॉट्स को पार करती हैं, सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी जाती हैं और लगभग 10 फ्लाइट्स हर महीने यहाँ लैंड नहीं कर पाती। पायलट्स को फैसला करना होता है, जबरदस्ती लैंड करके पैसेंजर्स की जान को खतरे में डालना है या फिर से ऊपर उड़ जाना है। जाहिर है जब भी रूटीन लैंडिंग नहीं होती तो पैसेंजर्स घबरा जाते हैं। आपको लगता है कि आप लैंड करने वाले हैं, सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है कि अचानक ही आप उन थ्रॉटल्स को फील करते हैं और अपनी सीट के पीछे की तरफ चले जाते हैं। फिर लगता है कि कुछ गड़बड़ है शायद। मडियरा में ऐसा ही होता है, अक्सर होता है, बार बार होता है। सच में बहुत डर लगता है। फुनचाल, यहाँ हर साल कई 100 फ्लाइट्स लैंड करती हैं। हर एक पायलट की काबिलियत का सबूत होती है। नंबर 4 पर हम जा रहे हैं हांगकांग, जहाँ पर है वर्ल्ड्स क्रेजिएस्ट एयरपोर्ट। भीड़ की बात करें तो ये दुनिया में नंबर 4 पर है।
कई दशकों से हांगकांग के एयरपोर्ट्स को रनवे के हर एक स्क्वायर इंच के लिए यहाँ के स्काई स्क्रेपर से जंग लड़नी पड़ी है, और इस मामले में सबसे बदनाम था लेजेंडरी काईटैक। ये लैंडिंग इतनी डरावनी होती थी कि पैसेंजर्स इसे काईटैक हार्ट अटैक कहते थे। वो ऐसा एयरपोर्ट था कि डर के मारे जान निकल जाती थी। फ्लाइंग के हिसाब से सबसे एक्सट्रीम एयरपोर्ट था वो। नाइनटीन 1996 में काईटैक दुनिया का 3rd बिजिएस्ट और सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स में से एक था। यहां हर रोज 440 प्लेन्स आते जाते थे। इस एयरपोर्ट से हर साल 3 करोड़ पैसेंजर्स गुजरते थे। कंट्री की होम एयरलाइन कैथे पैसिफिक के एक कमर्शियल पायलट होने के नाते कैप्टन माइक लोज काईटैक पे 1 महीने में 15 बार उतरते थे। वो दुनिया की सबसे मुश्किल लैंडिंग हुआ करती थी। आसपास के पहाड़ों की वजह से इस रनवे के लिए कोई डायरेक्ट फ्लाइट पाथ नहीं था, बल्कि काईटैक एयरक्राफ्ट को शहर के स्काई स्क्रेपर से भरे इलाके के ऊपर से 47 डिग्री टर्न लेने पे मजबूर करता था। इस तरह की अप्रोच किसी एयरलाइन पायलट के लिए बहुत यूनिक थी। पैसेंजर्स के डर ने इसे काईटैक हार्ट अटैक का नाम दिया। पायलट्स की मुश्किल ने इसे हांगकांग टर्न कहा। अप्रोच के वक्त माइक का पहला एम होता था साइड के पहाड़ पर बने एक ऑरेंज चेक बोर्ड टारगेट की लाइन में आना। हम लैंडिंग के लिए तैयार होते वक्त उस चेकर बोर्ड को देखते थे और फिर रनवे की तरफ मुड़ा करते थे। ये मैन्यूवर इतना मुश्किल था कि यहाँ फ्लाइट कंप्यूटर्स भी फेल हो जाया करते थे, इसलिए पायलट्स को प्लेन को मैन्युअली फ्लाई करना पड़ता था। वहाँ पर हुनर का पता चलता था क्योंकि आप पूरा गाइडेंस सिस्टम ऑफ कर देते थे और फिर टर्न लेते हुए उस रनवे पर नजर रखनी होती थी। उस टर्न को पूरा करने के लिए मिलते थे सिर्फ 20 सेकेंड्स। टर्न के कंप्लीट होने के बाद आप उन दोनों बिल्डिंग्स के बीच के गैप में कहीं होते थे। उसके बाद फाइनली आप रनवे की लाइन में आते थे। आप उस वक्त जमीन से सिर्फ 200 फुट की ऊंचाई पर होते थे। कहने का मतलब है कि काईटैक के रनवे 13 पर सिर्फ वो ही लैंड कर सकता था जो एक्सपर्ट होता था। इस खतरनाक काईटैक एयरपोर्ट पर सिर्फ सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड पायलट्स को ही लैंड करने की इजाजत दी जाती थी। आप यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आ सकते थे। पहले आपको ये एक सिमुलेटर में करना होता था। आपको इस एयरपोर्ट पर भेजने से पहले हर तरह से चेक किया जाता था और फिर जब आप यहाँ पहली बार लैंड करते थे तो वो बहुत बड़ी बात होती थी। आपको लगता था आपने कुछ अचीव किया है। लेकिन जैसे जैसे हांगकांग ने और तरक्की की, काईटैक को चलाना और मुश्किल होता गया और इसे बंद करना पड़ा। अब हांगकांग को एक बड़ा और नया एयरपोर्ट चाहिए था। उसे तब नहीं तो कुछ साल बाद तो बंद होना ही था, क्योंकि हांगकांग में एयरपोर्ट के लायक जगह नहीं थी। जगह की बहुत ज्यादा कमी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इसका एक ही सोल्यूशन था, एक नया आइलैंड बनाना। 2 छोटे आइलैंड्स को सीधा कर दिया गया। 12 बिलियन क्यूबिक फीट मिट्टी को मूव किया गया। 3000 एकड़ नई जमीन क्रिएट की गई। जन्म हुआ एक नए एयरपोर्ट का। ये है चेक लैप कॉक, दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में से एक। भले ही बंद हो चुका काईटैक खतरनाक था, लेकिन कैप्टन माइक लोज उसे दिल से याद करते हैं। वो कमाल का शानदार एयरपोर्ट था, एक चैलेंजिंग एयरपोर्ट। वो पायलट का एयरपोर्ट था। नंबर 3 पर हम जा रहे हैं तूफानी नॉर्थ अटलांटिक की तरफ, जहां पर है वर्ल्ड्स वाइल्डेस्ट रनवे 12 एयरपोर्ट। स्कॉटिश कोस्ट से लगभग 96 किलोमीटर दूर एक छोटे से हेब्रिडियन आइलैंड पर एक एयरपोर्ट जो हर टाइड के साथ गायब हो जाता है।
ये उस समय के लास्ट रेमिनेंट्स में से एक है जब प्लेन्स वहां लैंड किए जाते थे जहां कोई फ्लैट सरफेस मिल जाती थी। ये लैंडिंग स्ट्रिप कुदरत के रहमो करम पे है। हम इस रनवे के खुलने के लिए नेचर पर डिपेंड हैं। हांगकांग में उन्होंने एक मैन मेड आइलैंड पर एक रनवे बनाया है, लेकिन बारा में नेचर रनवे प्रोवाइड करती है दिन में 2 बार। यहाँ जो लैंडिंग हो जाए वही अच्छी है। सुबह के 9 बजे हैं। छोटा सा बारा आइलैंड पिछले 24 घंटों से बाहरी दुनिया से कटा हुआ है। समुद्र की तेज लहरें मेनलैंड से फेरी को नहीं आने दे रही। अब सिर्फ एक ही लिंक बचा है, ये एयरपोर्ट। जो गिलिस ने अपनी पूरी जिंदगी इसी इलाके में गुजारी है। इनका काम इस एयरपोर्ट को खुला रखना है, पानी चाहे कम हो चाहे ज्यादा। इनका पहला काम होता है क्रश्ड शेल और सैंड की एक चौड़ी फ्लैट स्ट्रिप को एक रनवे में बदलना। मैं जाकर बीच पर नजर डालता हूँ। ये सारा काम प्लेन के आने से पहले किया जाता है। टाइड के पीछे हटते ही जो बीच पर पहुंच जाते हैं। बहुत मलबा और लकड़ी होती है, फिर सीवीड्स, फिशिंग बोट से गिरी रोप्स, अलग अलग तरह का कचरा और मरी हुई सील वगैरह। इस मलबे को हटाना बेहद जरूरी होता है। टायर पंक्चर हो जाए तो एक्सीडेंट हो सकता है। सुबह के 9:30 बजे रनवे साफ हो चुका है। जो आज की पहली शेड्यूल्ड फ्लाइट की तैयारी कर रहे हैं, जो कि आज की अकेली शेड्यूल्ड फ्लाइट है। कभी कभी दिन में सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट उतरता है। जो का अगला काम है मौसम को मॉनिटर करना। अगर हवा 55 नॉट से ऊपर गई तो एयरपोर्ट को बंद करना होगा। फिलहाल हवा 40 नॉट्स के आसपास है, पर लग रहा है कि मौसम और खराब हो सकता है। फिलहाल ये एयरपोर्ट खुला रहेगा। हालांकि मौसम कुछ ऐसा है कि इसे कभी भी बंद करना पड़ सकता है। विजिबिलिटी बहुत कम है और इस वजह से एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। बारा में सिर्फ स्पेशलिस्ट एयरक्राफ्ट ही उतर सकते हैं। इनमें से एक है ट्विन ऑटो, जो यहाँ मिड 1960s से उड़ रहा है। इसका फिक्स्ड अंडर कैरेज बीच के सॉफ्ट सैंड सरफेस पर लैंडिंग के लिए परफेक्ट होता है। रेतीले बारा से सिर्फ एक प्रोपेलर एयरप्लेन ही ऑपरेट कर सकता है। आप वहाँ पर जेट नहीं उतार सकते, वो बहुत भारी होते हैं, और अगर किसी तरह उतार भी दिया तो वापस नहीं आ सकते। बारा की डेली फ्लाइट ने 1 घंटा पहले ग्लासगो से उड़ान भरी थी और उसे मौसम के और खराब होने से पहले ही लैंड करना होगा। वक्त बहुत कीमती है, इसलिए जो एक नई भूमिका निभाने निकल चुके हैं। अब ये फायरमैन हैं। अगर कोई इमरजेंसी हुई तो ये और इनके साथी फौरन एक्शन लेने के लिए तैयार रहेंगे। हो सकता है कि कभी कोई हादसा हो जाए तो हम 2 फायर इंजिन्स बिल्कुल तैयार रखते हैं। आपको काफी फास्ट रहना पड़ता है क्योंकि एयरक्राफ्ट में जो फ्यूल होता है वो बहुत जल्दी जलता है। सुबह के 10 बजे हैं। जो अपनी पोजीशन पर है, बीच तैयार है और फ्लाइट रनवे की तरफ बढ़ रही है। मौसम को देखते हुए इसे बहुत ही अच्छी लैंडिंग कह सकते हैं, लेकिन अभी आधा ही काम हुआ है। टाइड उठ रही है और जल्दी ही ये रनवे पानी के नीचे होगा। जो को प्लेन को टर्न करवाकर इसमें पैसेंजर्स को जल्द से जल्द बिठाना होगा। टाइड का कोई भरोसा नहीं। किसी किसी दिन टाइड और दिनों के मुकाबले ज्यादा तेजी से आती है। अब जो की चौथी भूमिका शुरू होती है, एक बैगेज हैंडलर की। एयरक्राफ्ट के लिए 20 मिनट की टाइम लिमिट होती है। सब कुछ जल्दी करना होता है क्योंकि टाइड आ रही होती है। सबके बैठने और टेक ऑफ की परमिशन मिलने के बाद ट्विन ऑटो एक बार फिर से हवा में उड़ जाता है। अब जो रिलैक्स कर सकते हैं। एक और दिन का काम अच्छे से निपट गया। बारा फिर से बाहर की दुनिया के कांटेक्ट में है और जो जैसे लोगों की वजह से ही दुनिया का ये वाइल्डेस्ट एयरपोर्ट खुला रहता है। मुझे ये जॉब पसंद है क्योंकि हम बहुत बिजी रहते हैं।
आगे देखिए, ये स्काई हाई हिमालयन एयरपोर्ट और नंबर 1 पर एक एयरपोर्ट जिस पर कभी भी हमला हो सकता है। पहले हमने स्कॉटिश आइल के वाइल्ड कोस्ट पर एक बीच एयरपोर्ट को देखा और अब एक बार फिर से हम चल दिए हैं हिमालय में। ये है लुकला, दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ एवरेस्ट का गेटवे। नेपाल की एक और एक्सट्रीम लैंडिंग, एक रनवे जो 9000 फुट की ऊंचाई पर है। ये छोटा, स्टीप और बेहद खतरनाक है। ये बिल्कुल रोलर कोस्टर जैसा है। इतने ज्यादा एल्टीट्यूड पर बना ये एयरपोर्ट सबसे माहिर पायलट्स को भी दोबारा सोचने पर मजबूर कर देता है। जरा सी भी गलती बहुत महंगी पड़ सकती है। यहाँ हुए क्रैशेस से साबित होता है कि ये जगह लैंडिंग के लिए कितनी खतरनाक है। रनवे के दूसरी तरफ एक दीवार है, अ माउंटेन वॉल। अगर आपको फ्लाई करके माउंट एवरेस्ट पर पहुंचना है तो पहले आपको लुकला एयरपोर्ट से निपटना होगा। ये इस मशहूर पहाड़ पर आने जाने का सबसे फास्ट तरीका है। लैंडिंग स्ट्रिप अचानक ही सामने आ गई। ओह माय गॉड, हम वहाँ पर लैंड करेंगे। मैंने आंखें बंद कर ली। वो काफी स्टीप लैंडिंग थी और कुछ देर के लिए तो सांस जैसे अटक ही गई। और हम पहुँच गए। मैंने कहा थैंक गॉड मैं जिंदा हूँ। सुबह के 10 बजे हैं। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। हवा में 12,000 फुट ऊपर कैप्टन राजेश श्रेष्ठ प्लेन में कुछ नए क्लाइंबर्स के साथ लुकला की स्काई हाई लैंडिंग स्ट्रिप पर उतरने वाले हैं। मैं पिछले 40 सालों से फ्लाई कर रहा हूँ और अभी तारा एयर में चीफ पायलट की पोजीशन पर हूँ। आज के पैसेंजर्स में से एक वेटरन नेपालीज पायलट विजय लामा लुकला के चैलेंजेस को बाकियों से बेहतर समझते हैं। ये हजारों बार लुकला में फ्लाई कर चुके हैं। मैं तो ये कहूंगा कि लुकला सबसे एक्साइटिंग और एग्जॉटिक एयरफील्ड्स में से एक है जिस पर लैंड कर सकते हैं। कैप्टन श्रेष्ठ के सामने लुकला का जो पहला चैलेंज है वो है इसकी हाइट। ज्यादा एल्टीट्यूड पर हवा पतली होती है जिससे प्लेन्स के विंग्स कम लिफ्ट जनरेट कर पाते हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए स्पीड ज्यादा रखनी पड़ती है। पावर को कम करना और बढ़ाना चलता रहता है टच डाउन तक। लुकला 9000 फुट पर है और दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे पहाड़ों के बीच में है। इतने हाई एल्टीट्यूड पर फ्लाई करने के लिए स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। प्लेन को रनवे पर लगभग 138 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अप्रोच करना होता है। कोई पायलट नहीं चाहता कि वो रनवे की तरफ इतनी स्पीड से जाए। अगली रुकावट यहाँ का ट्रैफिक। लुकला में हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स एक ही रनवे पर लैंड और टेक ऑफ करते हैं। अगर यहाँ दिन में 50 से ज्यादा फ्लाइट्स आती हैं, तो जाहिर है कि रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कियरन कैफले को हर वक्त अलर्ट रहना होता है। इनकी एक गलती कई लोगों की जान ले सकती है। ये कैप्टन श्रेष्ठ से बात करते हैं। ठीक है, हम लैंडिंग के लिए तैयार हैं। श्रेष्ठ को लैंडिंग की परमिशन मिल चुकी है, लेकिन लैंड करने के बाद इन्हें रनवे की ढलान से निपटना होगा। इसकी लंबाई सिर्फ 1500 फुट है, इसलिए जोरदार ब्रेक लगानी जरूरी होती है। रनवे के आखिर में है पत्थर की एक मजबूत दीवार। 2010 में ये एयरक्राफ्ट सही वक्त पर नहीं रुक पाया था। ये दीवार से जा टकराया था। खुशकिस्मती से किसी को चोट नहीं आई थी। कैप्टन राजेश श्रेष्ठ दुनिया के सबसे माउंटेनस एयरपोर्ट लुकला पर लैंड करने वाले हैं। यहाँ पर अप्रोच बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। हम जैसे ही उस पहाड़ी को क्लियर करते हैं, हम एक्सटेंड कर देते हैं अपने लैंडिंग गियर्स को, जैसा हम अभी कर रहे हैं। कैप्टन श्रेष्ठ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को कांटेक्ट करते हैं। लुकला मॉर्निंग 126 फुट पर सेकंड पे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हाई एल्टीट्यूड पे ऐसा करना जरूरी है। ये एक स्ट्रेट नोज इन डाइव है, लाइक रोलर कोस्टर। टच डाउन, लेकिन अब इन्हें प्लेन को रोकना है।
ये रनवे सिर्फ 460 मीटर लंबा है। वे ही गोज। बहुत ही कम फासला है। एयरक्राफ्ट को रोकने के लिए आप फुल रिवर्स अप्लाई करना पड़ता है ना। ये कामयाब रहे। इस फ्लाइट में 15 और क्लाइंबर्स सही सलामत एवरेस्ट पर पहुंच चुके हैं। लेकिन टर्मिनल की तरफ जाते हुए कैप्टन श्रेष्ठ जानते हैं कि अगली बार लुकला फिर से परेशान कर सकता है। नंबर 1 पर वर्ल्ड्स मोस्ट इंटेंस एयरपोर्ट बगराम, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की वॉर में जाने और निकलने का जरिया है ये बगराम एयरबेस। हर एक एयरपोर्ट पर लोग ऑपरेट कर रहे पायलट की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बगराम में कोशिश होती है आपको नुकसान पहुंचाने की। बगराम दुनिया के बिजिएस्ट एक्टिव टैक्सीवे में से भी एक है। ये मिलिट्री और सिविलियन दोनों तरह के एयरक्राफ्ट्स को सर्व करता है। इतने ज्यादा वर्कलोड को मैनेज करने के लिए इस एयरबेस पर दिन रात काम चलता रहता है। हम एक कॉम्बैट जोन के बीच में हैं और फिर भी हम हर रोज यहाँ पर 1000 एयरक्राफ्ट्स का टेक ऑफ और लैंडिंग करवाते हैं। ये एक चैलेंज है। हम सबको अपना काम बहुत अच्छा लगता है। चैलेंजेस में मजा आता है। अब जब अफगानिस्तान की वॉर खत्म होने को है, यूएस ट्रूप्स की वापसी बगराम से ही होगी। यहाँ से हर साल 3 लाख पैसेंजर्स और 2 लाख टन कार्गो का गुजरना जारी है। खतरा जरूर है, लेकिन फिर भी इस एयरपोर्ट से प्लेन्स उड़ान भरते रहेंगे। बगराम, वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सट्रीम। एयरपोर्ट को अजीब सी जगह क्यों बनाया जाता है? क्योंकि और कोई जगह ही नहीं होती है। ये एयर रेसर्स के लिए लॉन्च पैड्स हो सकते हैं। थ्रिल्स के दीवानों के लिए टूरिस्ट अट्रैक्शन हो सकते हैं। ये हैरान कर देने वाली लोकेशंस हैं। ये हिम्मत की बेमिसाल कहानियां हैं। अब आप भी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम आपको ले जाने वाले हैं दुनिया के 10 मोस्ट एक्सट्रीम एयरपोर्ट्स पर। नंबर 10 पर हम कैरेबियन में हैं। आप जेट्स के इतने पास और किसी एयरपोर्ट पर नहीं हो सकते। यह है सेंट मार्टिन आइलैंड पर बना द प्रिंसेस जुलियाना एयरपोर्ट। यहाँ प्लेन सिर्फ से सिर्फ 40 फुट ऊपर से गुजरते हैं। अब इससे ज्यादा पास और क्या हो सकता है? जाहिर है यहाँ की लैंडिंग भी खास होती होगी। इसीलिए सेंट मार्टिन माहो बीच पर सन बेरिंग एक स्पेक्टेटर स्पॉट बन चुकी है। जब प्लेन्स आते हैं और बीच पर मौजूद लोगों के ऊपर से उनके सिरों के पास से गुजरते हैं, तो अजीब सी फीलिंग होती है, जैसे कि आप बेदिंग सूट पहनकर जेएफके के रनवे के एंड में खड़े हैं। सेंट मार्टिन पर इतनी कम फ्लैट लैंड है कि उसे एक लंबा चौड़ा एयरपोर्ट बनाने के लिए वेस्ट नहीं किया जा सकता। और ये स्पेस की कमी पूरे कैरेबियन की प्रॉब्लम है। टाइनी सबा एयरपोर्ट में दुनिया की सबसे छोटी कमर्शियल लैंडिंग स्ट्रिप है। सेंट बार्ट्स में प्लेन को एक सड़क को लगभग छूते हुए लैंड होना पड़ता है। अगर रनवे पर रुकना हो तो बहुत आगे जाकर उतरा वो। लेकिन प्रिंसेस जुलियाना की बात ही कुछ और है। ये एक फुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो बीच का ही एक हिस्सा लगता है। आपके सामने खूबसूरत अज़ूर सी होता है, वो शानदार आइलैंड होता है, बहुत सारी हरियाली होती है और आपको बहुत ध्यान से प्लेन को इस रनवे पर उतारना होता है, जो आपको ऊपर से ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई पोस्टेज स्टैंप हो। लैंडिंग्स बहुत ही पास से होती हैं, सिर्फ 40 फुट। और टेक ऑफ, उसका तो क्या कहना। जेट इंजन्स फेंस से सिर्फ 200 फुट की दूरी पर स्टार्ट होते हैं।
138 डिग्री एयर और एग्जॉस्ट गैस की एक वेव बीच को 160 किलोमीटर पर आवर से हिट करती है, यानी कि एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म जितनी स्पीड। कुछ अनजान हॉलिडे मेकर्स अपने आप उड़कर पानी में पहुंच जाते हैं। यहाँ हमें एक 747 पूरी तरह से लोडेड प्लेन के वजन को झेल सके। इसमें कोई गड़बड़ या गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ उतरने वाले प्लेन्स बहुत ज्यादा भारी होते हैं। उस आइस को एक 200 टन के फुली लोडेड कैरियर का वजन संभालना होता है। मैं प्लेन में बैठा यही सोच रहा था कि कौन उतारेगा इस सी आइस पर प्लेन को। इट्स क्रेजी। इसके नीचे 2600 फुट गहरा पानी है। अगर आइस में दरार आई तो समझो जान गई। लैंडिंग तो खतरनाक होती ही है, पर सी आइस रनवे तक पहुंचना भी कोई बच्चों का खेल नहीं है। साउथ पोल पर मौजूद साइंटिस्ट अपनी सप्लाईज के लिए इन प्लेन्स पर डिपेंड करते हैं, पर ये एंटार्क्टिका है। यहाँ पर मौसम को बदलते देर नहीं लगती और तूफान के सताए को हर तरफ सफेद ही सफेद नजर आता है। आप देख नहीं पाते कि होराइजन कहाँ पर है। मालूम नहीं चलता कि ऊपर क्या है या नीचे क्या है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आप कहाँ हैं। इट्स लाइक यू फ्लोटिंग इन स्पेस। मौसम खराब होने पर प्लेन्स को लैंड करना बेहद खतरनाक होता है। ऐसे में उन्हें लगभग 3218 किलोमीटर दूर वहीं वापस भेज दिया जाता है जहाँ से वो आते हैं। इसे बूमरंग कहते हैं। मैकमुर्डो से सबसे पास का रनवे वही है जहां से आप टेक ऑफ लेते हैं, न्यूजीलैंड में। सी आइस रनवे दुनिया के सबसे रिमोट एयरपोर्ट्स में से एक है। आगे देखिए, नेपाल के पहाड़ों में तराशा गया एक ऐसा ऊबड़ खाबड़ रनवे जिस पर हर लैंडिंग मौत को दस्तक देती है। हमने साउथ पोल का वो रनवे देखा जिसे हर साल बनाना पड़ता है। नंबर 8 पर हम जाएंगे बर्फ से बजरी के रनवे पर, जहां होती हैं रफेस्ट लैंडिंग्स। शायद आपको यकीन न हो, पर यह कमर्शियल एयरपोर्ट है। तालचा इनमुगु, नेपाल। बिल्कुल अलग थलग सा एयरपोर्ट। यहाँ पहाड़ के एक हिस्से को तराश कर बनाया गया है एक बजरी वाला रनवे और लकड़ी का एक कंट्रोल टावर, और ये है एक कॉल साइन TAL, तालचा एयरपोर्ट। आप कहीं वीराने में जाकर एक एयरफील्ड बनाते हैं, ग्रेवल रनवे, रफ टेरेन, उसका पूरा सिस्टम ही अलग होता है। पहाड़ी इलाका, ज्यादा ऊंचाई और तेजी से बदलता हुआ मौसम नेपाल को प्लेन्स के लिए एक खतरनाक देश बना देते हैं। कैपिटल काठमांडू से 370 किलोमीटर की दूरी पर है तालचा, जो देश के सबसे एक्सट्रीम एयरपोर्ट्स में से एक है। ये गांव नेपाल के वेस्ट में 8,900 फुट की ऊंचाई पर है। यहाँ से सबसे पास के कस्बे तक पहुँचने के लिए कच्चे रास्ते पर 112 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, जिसमें 5 दिन लग जाते हैं। जब 2003 में ये एयरपोर्ट बना तो ये किसी तोहफे से कम नहीं था, लेकिन जो पायलट्स यहाँ उड़ान भरते हैं वो इसकी हालत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। जब मैंने यहाँ आना शुरू किया तब मैं बहुत डरता था। इन एक्सपीरियंस पायलट्स को इस एयरपोर्ट पर आने की इजाजत नहीं है। सुबह के 8 बजे हैं। भीम दत्ता पंत तालचा के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हैं। गुड मॉर्निंग सर, यहाँ हमें एक एयरप्लेन की जरूरत है। जब से ये एयरपोर्ट खुला है ये यहाँ तभी से काम कर रहे हैं। हाँ सर, इमरजेंसी है। इनके बिना यहाँ कोई प्लेन लैंड नहीं कर सकता, और आज मामला और दिनों से ज्यादा सीरियस है। एक लोकल आदमी को एक स्ट्रेचर पर एयरपोर्ट लाया गया है। ये बुरी तरह घायल है और इसे इलाज की जरूरत है। एयरपोर्ट तक लाने में इसे 2 घंटे लगे हैं। उम्मीद अब एक ही है, इसे प्लेन से हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भीम एयरलाइंस को एक अर्जेंट कॉल करते हैं।
अगले प्लेन ने 160 किलोमीटर की दूरी पर उड़ान भरी है। तालचा में फैमिली बेताबी से इंतजार कर रही है। दो घंटे हो चुके हैं और प्लेन अब नजर आया है। अब इसे उस पर उतरना है जो लैंडस्केप पर एक निशान सा है। पायलट को गाइड करने के लिए सिर्फ 4 रेड फ्लैग्स हैं और ये एक सिंपल सा व्हाइट एरो है। पायलट को अब अपना प्लेन छोटे बजरी वाले रनवे पर उतारना होगा और बजरी पर लैंड करना आसान नहीं होता। जो गांव का रास्ता है वो रनवे के साथ इंटरसेक्ट करता है, इसलिए उस पर बहुत सारे गड्ढे हैं, पत्थर हैं, तो इस एयरपोर्ट पर लैंडिंग करना कोई आसान काम नहीं है, बिल्कुल नहीं। तालचा एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए सबसे बड़ा खतरा ये एयरपोर्ट खुद है। यहाँ कुछ भी हो सकता है। 3 साल पहले इस प्लेन में लैंड होते वक्त एक गड़बड़ हो गई थी। ये बजरी में गड़ गया था और लैंडिंग गियर के परखच्चे उड़ गए थे। रनवे के पास पड़ा वो टूटा हुआ प्लेन याद दिलाता है कि यहाँ क्या हो सकता है। अगर ये प्लेन सही ढंग से लैंड नहीं हुआ तो जख्मी आदमी यहीं फंसा रह जाएगा। प्लेन की जमीन को छूने पर पायलट को रफ सरफेस के बावजूद उसे रोकना होगा। इस रनवे की दूसरी तरफ एक बड़ी खाई है, तो अगर ये एयरक्राफ्ट रनवे पर नहीं रुका, आप सोच सकते हैं कि उसका क्या अंजाम होगा। प्लेन बिल्कुल सही सलामत जमीन पर उतर आया। अब इन लोगों को अपना काम जल्दी करना होगा। जख्मी आदमी को प्लेन में चढ़ा दिया गया है और अगले 20 मिनट में वो फिर से हवा में है। मरीज को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। एयर इवैक्यूएशन कामयाब रही। एक पहाड़ पर बना एक लकड़ी का कंट्रोल रूम और एक ऊबड़ खाबड़ रनवे। ये है तालचा एयरपोर्ट। नंबर 7 पर है वेट और वाइल्ड लेकहुड, अलास्का। इस आखिरी फ्रंटियर स्टेट की जीवन रेखा। देखा जाए तो अलास्का एविएशन की वजह से ही एग्जिस्ट करता है। एक ऐसा एयरपोर्ट जिस पर कुदरत राज करती है। आपके पास ये जानने का कोई तरीका नहीं होता कि सरफेस कंडीशंस कैसी हैं। ये है लेकहुड, एक इतना एक्सट्रीम एयरपोर्ट जिसका रनवे पानी का बना है। लेकहुड एंकरेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास है। यहाँ 500 सी प्लेन्स हैं। इनके ओनर्स पार्किंग के लिए हर महीने $105 देते हैं। यहाँ हर साल 30,000 फ्लाइट्स लैंड करती हैं और दिन में 90 टेक ऑफ्स होते हैं। ये दुनिया का सबसे बिजी सी प्लेन बेस है। खासतौर पर जब आप पानी पर लैंड करते हैं तो आप कंट्रोल्ड कंडीशंस में लैंड नहीं करते, वो नॉर्मल लैंडिंग नहीं होती। जब रनवे ना हो तो पानी आपकी लैंडिंग स्ट्रिप हो सकता है, लेकिन कभी कभी पानी धोखा भी दे जाता है। एक पॉइंट के बाद मैंने गिनना बंद कर दिया। इतने ज्यादा एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स हो रहे थे लेकहुड में, क्योंकि ये है अलास्कन बुश फ्लाइंग। तमाम खतरों के बावजूद लेकहुड का खुला रहना जरूरी होता है। यहाँ अलास्का के जंगलों में जितनी भी फैमिलीज रहती हैं, उनके पास एंकरेज शहर तक पहुँचने का सिर्फ यही एक जरिया है। इनके पास ना तो रोड्स हैं और ना ही रनवेज। इनको रिवर्स या लेक्स पर ही टेक ऑफ और लैंड करना पड़ता है। 7 की बात कर रहे हैं जिसका हर इंजन 50,000 पाउंड का थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है।
पर कुछ हॉलिडे मेकर्स इन इंजन्स को ललकारने से भी बाज नहीं आते। आज देखते हैं किसमें कितना दम है। प्रिंसेस जुलियाना एयरपोर्ट ने एक यूनिक, डेंजरस, एक्सट्रीम स्पॉट को जन्म दिया है, जो है फेंट सर्फिंग। कुछ टिक पाते हैं, बाकी उड़ जाते हैं। लेकिन प्रिंसेस जुलियाना एयरपोर्ट को कोई नहीं भूल पाता है, चाहे आप प्लेन में हो या उसके 40 फुट नीचे। नंबर 9 पर है दुनिया में सबसे नीचे और सबसे दूर बना एयरपोर्ट। ये है मैकमर्डो साउंड सी आइस रनवे, वो एयरपोर्ट जो साउथ पोल के लिए बना है। वो इतना दूर है, वहाँ इतनी ठंड होती है कि लगता है आप किसी और प्लेनेट पर हैं। इस रनवे को हर साल शुरू से बनाया जाता है। ये बहुत ही हार्ड और क्रूल एनवायरनमेंट है। 77 डिग्री साउथ पोल से लगभग 1287 किलोमीटर दूर। अगर आपकी मंजिल साउथ पोल है तो आपको इसी एयरपोर्ट पर उतरना होगा। जब दरवाजा खुलता है और आप बाहर जाते हैं और देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि ये न्यूयॉर्क नहीं है, ये एलए नहीं है, ये अंटार्कटिका है। वहाँ बड़े बड़े वॉल्केनोज हैं, चारों तरफ पहाड़ हैं और हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। ये बिल्कुल अलग दुनिया है। जॉन कसानो एक एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट हैं और पोल्स को स्टडी करना इनके काम का एक अहम हिस्सा है। इन्हें अंटार्कटिका के वेदर और क्लाइमेट के सर्वे के लिए यहाँ आना पड़ता है। ये यहाँ पर 20 साल से आ रहे हैं। रनवे के बिना काम कर पाना नामुमकिन है। ये उन 1200 लोगों में से एक हैं जो किसी एक वक्त पर मैकमर्डो साइंटिफिक स्टेशन पर रहते हैं और काम करते हैं। ये यूनाइटेड स्टेट्स के लिए मेन एंटार्कटिक बेस है। ये दुनिया की सबसे बेरहम जगह पर बना एक हाई वैल्यू क्रिटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। गर्मियों के दौरान फूड और इक्विपमेंट बोट के जरिए लाया जाता है, जब तक कि मौसम करवट नहीं बदल लेता। फिर समुद्र का पानी जमने लगता है। स्प्रिंग की शुरुआत तक बेस खुले पानी से 105 किलोमीटर की दूरी पर होता है। अब यहाँ से आने जाने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, प्लेन। उसके लिए एक रनवे बनाया जाता है। पिछले 30 सालों से इस एयरपोर्ट को खुला रखना डेविड ब्रेजनहेन का काम है। एक यूनिक बात यह है कि इस रनवे को 8 फुट मोटी नेचुरल सी आइस पर बनाया जाता है। डेविड और इनकी टीम हर साल नई जमी सी आइस की एक रफ फील्ड की सूरत बदलते हैं। इन्हें एक 10,000 फुट लंबी स्ट्रिप बनानी होती है जो इतनी मजबूत हो